क्या होता है जब आपका सबसे बुरा सपना सच हो जाए और फिर अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दे? ये कहानी है आरव की, एक ऐसे आदमी की जिसने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया था, या कम से कम वह ऐसा ही सोचता था। दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क चौक पर एक साधारण सी शाम एक ऐसी असाधारण घटना में बदल गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। यह एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो 5 साल तक दफन रहा। एक ऐसे प्यार की कहानी है जो मौत को भी मात दे गया, और एक ऐसे धोखे की कहानी है जो आपकी रूह कंपा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। आरव खन्ना दिल्ली के सबसे अमीर परिवारों में से एक का इकलौता वारिस था। उसकी दुनिया वसंत विहार के आलीशान बंगलों, महंगी गाड़ियों और हाई प्रोफाइल पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके पिता विक्रम खन्ना एक मशहूर उद्योगपति थे, और उसकी मां सिमरन दिल्ली की सोशलाइट सर्किट की रानी मानी जाती थी। आरव का जीवन परफेक्ट था, लेकिन उसमें एक खालीपन था। एक ऐसी सच्चाई की कमी थी जो उसे तब मिली जब अनाया शर्मा उसकी जिंदगी में आई। अनाया एक स्कॉलरशिप पर उनके एलीट इंटरनेशनल स्कूल में आई थी। वह साधारण थी, उसकी आंखों में सपने थे और उसके दिल में ईमानदारी थी। जहां दूसरे छात्र उसे उसके पुराने कपड़ीडी हो और मिडिल क्लास परवरिश के लिए ताने मारते थे, वहीं आरव उसके आत्मविश्वास और सादगी पर फिदा हो गया। उनका प्यार समाज के बनाए नियमों के खिलाफ एक बगावत थी, एक ऐसी चिंगारी जो जल्द ही एक भयानक आग में बदलने वाली थी। 2 जुलाई, दिल्ली की उमस भरी शाम में आरव अपनी मर्सिडीज में ट्रैफिक में फंसा हुआ था। कार का एयर कंडीशनर ठंडी हवा फेंक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी की आग जल रही थी। यह तारीख उसके दिल पर एक गहरे जख्म की तरह थी। 7 साल पहले इसी दिन उसने अनाया से शादी की थी। उसकी आंखों के सामने शादी का मंडप, अग्नि के साथ फेरे और अनाया का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। हर साल यह दिन एक जश्न की बजाय एक मातम की तरह आता था। उसने अपनी नजरें बाहर घुमाई। गाड़ियों के हॉर्न और स्ट्रीट वेंडर्स की आवाजें एक अनचाहे शोर की तरह कानों में चुभ रही थीं। उसे अपनी बेटी पीहू के जन्मदिन के लिए कुछ मोमबत्तियां खरीदनी थीं। उसने गाड़ी को एक लोकल मार्केट के पास पार्क किया और भारी मन से बाहर निकला। बाजार की भीड़ में खोया हुआ वह बस अपनी जिंदगी के इस खालीपन से भागना चाहता था। मार्केट के कोने में एक किराने की दुकान की सीढ़ियों पर एक महिला बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और फटे हुए थे, और उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं, जैसे वह दुनिया से छिपना चाहती हो। लोग उसे नजरअंदाज करते हुए गुजर रहे थे, जैसे वह कोई पत्थर हो जिसका कोई वजूद ना हो। आरव भी गुजर जाता, लेकिन अचानक उसकी चाल धीमी हो गई। उस महिला के दुबले पतले हाथों, उसके कंधों के झुकने के अंदाज में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह एक बेतुका का ख्याल था, एक पागलपन। अनाया तो मर चुकी थी। 5 साल पहले यमुना नदी में उसकी लाश तो नहीं मिली थी, पर उसका पर्स मिला था और पुलिस ने केस बंद कर दिया था। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया और उस महिला की ओर बढ़ने लगा। ये कहानी शुरू हुई थी दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित वैली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां अमीर उद्योगपतियों और नेताओं के बच्चे पढ़ते थे। वहां अनाया शर्मा एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई थी। उसने राज्य स्तरीय अकादमिक ओलंपियाड में टॉप किया था, और स्कूल ने उसे पूरी स्कॉलरशिप देकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का फैसला किया था। जिस दिन वह क्लास में पहली बार आई, आरव ने महसूस किया कि उसकी दुनिया थम गई है। उसके चारों ओर फैशनेबल मेकअप में डूबी लड़कियां थीं, लेकिन अनाया की सादगी में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, जो थोड़ी पुरानी लग रही थी, जैसे किसी और से लेकर पहनी हो, लेकिन उसने उसे भी पूरी गरिमा के साथ पहना था। क्लास के सबसे घमंडी और अमीर लड़के युवराज सिंह ने उसे देखते ही एक भद्दा मजाक किया। देखो, झुग्गी झोपड़ी से कौन आ गया?
पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने युवराज को डांटा, लेकिन तब तक अनाया का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक तरह का दृढ़ संकल्प था। आरव, जो हमेशा खुद को सबसे अलग समझता था, उस दिन अपने ही दोस्तों की क्रूरता पर शर्मिंदा था। वह कुछ कहना चाहता था, अनाया का बचाव करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर की झिझक ने उसे रोक दिया। उसे अपनी कायरता पर गुस्सा आ रहा था। वह बस दूर से उस लाडा देचकी को देखता रहा, जो अपमान के उस तूफान में भी एक मजबूत चट्टान की तरह कदर रही थी। स्कूल में अनाया के लिए हर दिन एक चुनौती थी। अमीर बच्चे उसे लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करते। लंच ब्रेक में जब वह अपनी घर की बनी रोटी सब्जी खाती, तो वे पिज्जा और बर्गर खाते हुए उसका मजाक उड़ाते। उसकी पुरानी किताबों, उसके साधारण बैग, हर चीज का मजाक बनाया जाता। लेकिन अनाया ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि जल्द ही शिक्षकों की पसंदीदा बन गई। आरव छिप छिप कर उसे देखता था। उसे अनाया का स्वाभिमान, उसकी मेहनत और उसकी खामोश ताकत बहुत प्रभावित करती थी। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कैसे करे। उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त उसका भी मजाक न उड़ाने लगे। एक दिन फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाद आरव ने लॉकर रूम में युवराज और उसके दोस्तों को बात करते हुए सुना। युवराज शेखी बघार रहा था। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं उस मिडिल क्लास लाडेचकी को एक हफ्ते में पटा सकता हूं। उसके दोस्त हंसने लगे। एक ने कहा, 10,000 की शर्त तू ऐसा नहीं कर पाएगा। युवराज ने घमंड से कहा, सिर्फ पटाऊंगा नहीं, वह मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमेगी। ये सुनकर आरव का खून खौल उठा। उसकी सारी झिझक और डर पल भर में गायब हो गया। वह सीधा युवराज के सामने गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उससे दूर रहना युवराज। अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज और उसके दोस्त हैरान रह गए। आरव आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक ऐसी धमकी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस दिन के बाद आरव और अनाया के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। आरव ने धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की। पहले लाइब्रेरी में किताबों के बारे में, फिर कैंटीन में नोट्स के बारे में। जल्द ही वे स्कूल के बाद लोधी गार्डन में मिलने लगे। वहां पेड़ों की छांव और ऐतिहासिक मकबरों के बीच वे अपनी अपनी दुनिया की बातें करते। आरव उसे अपनी आलीशान जिंदगी की खोखली सच्चाइयों के बारे में बताता, और अनाया उसे अपने छोटे से घर के प्यार और सपनों के बारे में बताती। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं में होती है। उन दोनों का प्यार दिल्ली की उस हरी भरी शांति में धीरे धीरे पनप रहा था, दुनिया की नजरों से दूर। जब आरव के माता पिता विक्रम और सिमरन खन्ना को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो उनके घर में भूचाल आ गया। सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम उस लड़रियचकी से शादी करोगे जिसकी कोई हैसियत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। विक्रम खन्ना ने भी आरव को समझाने की कोशिश की, बेटा प्यार व्यार सब ठीक है, लेकिन शादी बराबरी वालों में होती है। यह रिश्ता तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं अनाया से प्यार करता हूं और शादी उसी से करूंगा। बहुत बहस के बाद विक्रम ने एक शर्त रखी, ठीक है, उस लड़डचकी को डिनर पर घर बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। आरव को लगा कि शायद उसके पिता मान जाएंगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी जिसे अनाया को किसी भी हाल में पास नहीं करने दिया जाना था। अनाया उस डिनर के लिए बहुत घबराई हुई थी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी, जो उसने खुद से ली थी। लेकिन जैसे ही उसने खन्ना मैंशन के भव्य दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे सिमरन की तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ा। डिनर टेबल किसी शाही दावत से कम नहीं थी। हर तरह के विदेशी व्यंजन और महंगी कटलरी। सिमरन ने जानबूझकर अनाया से ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जो उसे असहज कर दे। ओह अनाया, तुमने कभी एस्पैरागस खाया है? ये बहुत महंगा आता है।
अनाया बस सिर झुकाकर नहीं में जवाब दे पाती। हर सवाल एक तीर की तरह था, जो उसके आत्मसम्मान को छलनी कर रहा था। आरव अपने माता पिता के इस व्यवहार से शर्मिंदा और गुस्से में था, लेकिन वह माहौल को और खराब नहीं करना चाहता था। अपमान का चरम तब हुआ जब सिमरन ने डेजर्ट के बारे में पूछा। अनाया, तुम्हें फ्रेंच पेस्ट्री पसंद है या इटालियन तिरामिसू? अनाया ने धीरे से कहा, मुझे गुलाब जामुन पसंद है। ये सुनते ही सिमरन और विक्रम ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे अनाया ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सिमरन ने एक बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, कितना पारंपरिक है। आरव के सब्र का बांध टूट गया। वह खड़ा हुआ, अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, बस, बहुत हुआ, हम जा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है। मैं ये घर, ये दौलत, सब कुछ छोड़ दाच दूंगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उस रात आरव ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुना। आरव ने अपना घर छोड़ दाच दिया। उसके पिता ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, लेकिन आरव को कोई परवाह नहीं थी। अनाया के माता पिता, जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे, उन्होंने आरव को खुले दिल से अपनाया। उन्होंने आरव को अपनी बेटी की दादी के खाली पड़े फ्लैट में रहने की जगह दी। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत मेहनती था और जल्द ही उसने अपनी पहचान बना ली। कुछ सालों में उसने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। जब वह आर्थिक रूप से स्थिर हो गया, तो उसने और अनाया ने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत भव्य थी, जिसमें उनके सभी दोस्त और अनाया का पूरा परिवार शामिल था। आरव के माता पिता नहीं आए, लेकिन आरव को इसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी दुनिया तो अनाया के साथ ही पूरी थी। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह थी। एक साल बाद उनके घर एक नन्ही परी आई, जिसका नाम उन्होंने पीहू रखा। पीहू के आने से उनका घर खुशियों से भर गया। आरव एक प्यार करने वाला पति और एक जिम्मेदार पिता था। उसे लगता था कि उसने दुनिया की सारी खुशियां पा ली हैं। वह अक्सर अनाया से कहता, तुम और पीहू मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। वे एक परफेक्ट परिवार थे, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। एक ऐसी काली नजर जो उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान लाने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ तबाह कर देगा। वह एक मनहूस दिन था। अनाया को अपनी मां के घर से पीहू को लाना था, जो वीकेंड पर अपने नाना नानी के पास थी। उसने एक टैक्सी बुलाई और घर से निकल गई, लेकिन वह अपनी मां के घर कभी नहीं पहुंची। जब घंटों तक उसका कोई फोन नहीं आया, तो आरव की चिंता बढ़ने लगी। उसने उसे 100 बार फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसने अनाया के माता पिता को फोन किया। उन्होंने बताया कि अनाया वहां पहुंची ही नहीं। आरव का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। आरव पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अनाया का कोई पता नहीं था। कुछ महीनों बाद पुलिस को यमुना नदी के किनारे से अनाया का पर्स मिला। उसके अंदर उसके पहचान पत्र और कुछ पैसे थे। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह नदी में डूब गई और उसका शरीर बह गया। उन्होंने केस को संदिग्ध आत्महत्या या दुर्घटना मानकर बंद कर दिया, लेकिन आरव का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसकी अनाया इतनी कमजोर नहीं थी कि आत्महत्या कर ले। वह अपनी बेटी पीहू से बहुत प्यार करती थी। आरव की दुनिया उजड़ चुकी थी। वह दिन रात बस अनाया की यादों में खोया रहता। अगर पीहू का मासूम चेहरा न होता, तो शायद वह भी अपनी जिंदगी खत्म कर लेता। बेटी के लिए उसे जीना था, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। अब हम वर्तमान में लौटते हैं। आरव उस बेघर महिला के सामने खड़रदाशा था। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, माफ कीजिए, क्या आपको मदद की जरूरत है?
महिला ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें, वही गहरी भूरी आंखें। चेहरा कुपोषण और गंदगी से मुरझा गया था, लेकिन ढांचा वही था। आरव की सांसें अटक गईं। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, अनाया। यह नाम सुनकर महिला की आंखों में कोई पहचान नहीं झलकी, बल्कि एक डर दिखाई दिया। उसने घबराकर कहा, आप आप कौन है? मेरा नाम अनाया नहीं है, मेरा नाम जूली है। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। जूली? नहीं, तुम अनाया हो, मेरी पत्नी। उसने जल्दी से अपने फोन में अपनी और अनाया की शादी की तस्वीर निकाली और उसके सामने कर दी। देखो, यह तुम हो और ये मैं हूं। ये हमारी शादी की तस्वीर है। महिला ने डरते डरते फोन की स्क्रीन पर देखा। उसने तस्वीर में दिख रही दुल्हन को देखा, फिर आरव को, और फिर वापस तस्वीर को। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वह किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से कहा, यह सर, इलाडाज की मेरे जैसी दिखती है, लेकिन ये मैं नहीं हो सकती। मेरा पति मेरा पति तो कोई और है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति? कौन पति? तुम्हारा पति मैं हूं, आरव। लेकिन महिला डरकर पीछे हट गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरे पति से दूर ले जाना चाहते हो। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ दियाच लिया। प्लीज, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम बीमार हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरव की आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि वह महिला एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक सवाल था। आरव ने कहा, हमारी एक बेटी भी है, पीहू। वह 5 साल से अपनी मां का इंतजार कर रही है। बेटी का नाम सुनकर उसके चेहरे के भाव नरम पड़े डीएच गए। उसने भागने की कोशिश बंद कर दी और चुपचाप आरव के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब आरव अनाया को लेकर घर पहुंचा, तो दरवाजे पर अनाया के माता पिता और पीहू थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसकी मां की चीख निकल गई, अनाया, मेरी बच्ची, यह क्या हाल बना रखा है? वे दोनों उसे गले लगाने के लिए दौड़े, लेकिन आरव ने उन्हें रोक दिया। उसे कुछ भी याद नहीं है। वह डरी हुई है। 5 साल की पीहू, जो अब तक अपनी मां को सिर्फ तस्वीरों में देखती आई थी, उस अजनबी औरत को घूर रही थी। अनाया भी उन सबको देखकर डर के मारे दीवार से चिपक गई। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वह जंगली जानवरों से घिरे एक पिंजरे में फंस गई हो। वह किसी को नहीं पहचान रही थी। पीहू धीरे धीरे अपनी मां की ओर बढ़ी। उसने अपनी तोतली आवाज में पूछा, पापा, क्या ये मेरी मम्मा है? आरव ने नम आंखों से सिर हिलाया। पीहू ने आगे बढ़कर अनाया का हाथ पकड़ी दीदाच लिया और कहा, मम्मा, आप वापस आ गईं। मैंने आपको बहुत मिस किया। एक बच्चे के उस मासूम स्पर्श और प्यार भरे शब्दों में शायद कोई जादू था। अनाया के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। उसने नीचे झुककर पीहू के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह क्यों रो रही है। उस घर में, उन अजनबी चेहरों के बीच, सिर्फ वह नन्ही सी बच्ची उसे अपनी लग रही थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक बहुत ही मुश्किल सफर की शुरुआत। अगले दिन आरव अनाया को शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक डॉक्टर मेहरा के पास ले गया। डॉक्टर मेहरा ने अनाया से अकेले में बात की। आरव बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। हर गुजरता पल उसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। करीब 2 घंटे बाद जब अनाया बाहर आई, तो उसका चेहरा पीला पटीदा हुआ था। डॉक्टर मेहरा ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने आरव को एक पेन ड्राइव दी और कहा, मैंने आपकी पत्नी के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। मुझे लगता है कि यह मामला सिर्फ याददाश्त खोने का नहीं है। यह अपहरण और अवैध हिरासत का मामला है। इसे देखिए, शायद आपको कोई सुराग मिल जाए कि इसके पीछे कौन हो सकता है। मेरी सलाह है कि आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें। उस रात जब घर में सब सो गए, आरव ने अपने लैपटॉप पर वह रिकॉर्डिंग लगाई। स्क्रीन पर अनाया का डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की।
मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूं या कहां से हूं। जब मुझे होश आया तो मैं एक अनजान कमरे में थी। मेरे पास एक आदमी बैठा था। उसने कहा कि वह मेरा पति है। उसका नाम दीमा है। उसने बताया कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी याददाश्त चली गई। डॉक्टर मेहरा की आवाज आई। क्या आपने उस पर विश्वास किया? अनाया ने कहा, नहीं, मुझे वह हमेशा से अजीब लगता था। उसके घर में हमारी एक भी तस्वीर नहीं थी। वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी पसंद, नापसंद। जब मैं पूछती तो वह बहाने बना देता। अनाया की आवाज कांप रही थी जब उसने आगे बताया। वह मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। उसने मेरा फोन, इंटरनेट, सब कुछ बंद कर दिया था। वह कहता था कि वह मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं एक कैदी हूं। वह रोज काम पर जाता था और मुझे घर में बंद कर जाता था। 5 साल मैंने 5 साल एक जेल में गुजारे हैं। वह कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन उसकी बातें, उसका व्यवहार मुझे हर पल मानसिक रूप से तोड़ ढाता था। वह मुझे यकीन दिलाता था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह सिर्फ उसके पास है। ये सब सुनकर आरव के हाथ गुस्से से भींच गए। कोई उसकी अनाया के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? रिकॉर्डिंग के अंत में अनाया ने बताया कि वह कैसे भागी। मैं सोने की गोलियों को इकट्ठा करती रही जो वह मुझे देता था। एक रात मैंने वे सारी गोलियां उसकी छाया में मिला दी। जब वह गहरी नींद में सो गया तो मैं दरवाजा तोड़ कर भाग गई। मेरे पास न पैसे थे, न कोई पहचान। मैं बस भागती रही जब तक मुझे यह आदमी नहीं मिला। आरव ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों का तूफान उठा हुआ था। यह दीमा कौन था? कोई ऐसा व्यक्ति जो अनाया को जानता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे नफरत करता था। उसे हर हाल में उस आदमी को ढूंढना था और उसे उसके किए की सजा दिलानी थी। लेकिन कैसे? अनाया को उसका चेहरा तो याद था, पर वह उसका नाम तक नहीं जानती थी। दिन बीतते गए। अनाया धीरे धीरे घर के माहौल में ढल रही थी। पीहू उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वह अपनी मां से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती थी। आरव अनाया की याददाश्त वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वह उसे उन जगहों पर ले जाता जहां वे शादी से पहले मिला करते थे। उसे उसकी पसंदीदा चीजें खिलाता, पुरानी कहानियां वो सुनाता। अनाया सब कुछ सुनती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पहचान के भाव नहीं आते। एक शाम आरव अपने स्कूल के दिनों का एक पुराना फोटो एल्बम निकाल लाया। उसने सोचा, शायद पुराने चेहरों को देखकर उसे कुछ याद आ जाए। वे दोनों साथ बैठकर तस्वीरें देख रहे थे। एल्बम के पन्ने पलटते हुए अचानक अनाया का हाथ एक तस्वीर पर रुक गया। यह उनके स्कूल के फेयरवेल की ग्रुप फोटो थी। अनाया की उंगली एक लड़चके के मुस्कुराते हुए चेहरे पर थी। उसकी आवाज में एक सिहरन थी, एक जानी पहचानी नफरत। उसने कहा, यह यह तो दीमा है। आरव ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसके होश उड़ट डाट गए। वह चेहरा किसी दीमा का नहीं था। वह युवराज सिन्हा था, उनका क्लासमेट। वही युवराज जिसने अनाया को परेशान किया था और जिससे आरव ने लड़ाई की थी। अचानक सारी कड्डियां जुदा गईं। युवराज का अनाया के प्रति जुनून, आरव से उसकी नफरत और 5 साल पहले की वो घटना, सब कुछ साफ हो गया। आरव को एक और घटना याद आई। अनाया के गायब होने के लगभग 1 साल बाद वह एक सुपरमार्केट में युवराज से टकराया था। युवराज उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया था और अपनी शॉपिंग कार्ट छोड़कर भाग गया था। उस समय आरव को यह अजीब लगा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब उसे समझ आया, उस शॉपिंग कार्ट में महिलाओं के इस्तेमाल की चीजें थीं, वही ब्रांड जो अनाया इस्तेमाल करती थी। युवराज उस वक्त भी अनाया को कैद करके रखे हुए था और उसे देखकर डर गया था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। आरव का खून खौल उठा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। कुछ ही घंटों में पुलिस ने युवराज सिंह को उसके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के दौरान युवराज ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया
कि वह स्कूल के दिनों से ही अनाया से एक तरफा प्यार करता था। जब अनाया ने आरव से शादी कर ली, तो उसका जुनून और भी बरच गया। उस दिन उसने अनाया को सडक चौक पर देखा और अपनी कार से उसका पीछा करने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कार से उसे हल्की सी टक्कर मारी। टक्कर ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन अनाया का सिर फुटपाथ से टकरा गया, जिससे उसकी याददाश्त चली गई। जब युवराज उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुछ याद नहीं है, तो उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने खुद को उसका पति बताया और उसे अपने साथ एक अनजान शहर में ले गया, जहां उसे 5 साल तक दुनिया से छिपा कर रखा। युवराज को उसके अपराध के लिए 12 साल की सखेत कैद की सजा हुई। आरव और अनाया के परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया था, लेकिन एक लड़ाई अभी भी बाकी थी, और वह थी अनाया की यादों की लड़ाई। वह अब युवराज के खौफ से आजाद थी, लेकिन उसका अतीत अभी भी एक धुंध में कैद था। वह आरव और पीहू के साथ एक परिवार की तरह रहती थी। वह उनसे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन ये एक नया प्यार था, पुरानी यादों पर आधारित नहीं। आरव को भरोसा था कि एक दिन उसकी अनाया पूरी तरह से उसके पास लौट आएगी, और वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक रविवार की सुबह वे तीनों नेहरू पार्क में घूम रहे थे। पीहू तितलियों के पीछे भाग रही थी और आरव और अनाया हाथ में हाथ डाले उसे देख रहे थे। तभी अचानक आरव के सामने उसके माता पिता विक्रम और सिमरन खन्ना आ गए। इतने सालों में यह पहली बार था जब वे आमने सामने थे। सिमरन ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आरव बेटा, हमने सुना अनाया मिल गई, हम बहुत खुश हैं। फिर उसने अनाया की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब भी वही पुरानी ऊंच नीच की भावना थी। उसने कहा, अब तो तुम हमारे घर की बहू हो, थोड़ा ढंग से रहना सीख लो। ऐसे साधारण कपड़े पहनकर घूमना हमारे परिवार को शोभा नहीं देता। आरव कुछ कहता, उससे पहले ही अनाया ने सिमरन की आंखों में आंखें डालकर एक ठंडी और तीखी आवाज में जवाब दिया, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया सिमरन आंटी, लेकिन मुझे क्या पहनना है और कैसे रहना है, यह फैसला मैं खुद कर सकती हूं। ठीक वैसे ही जैसे आपके बेटे ने अपना जीवन साथी चुनने का फैसला खुद किया था। उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ पुराना था। आरव हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से पूछा, अनाया, तुम्हें ये सब कैसे याद है? अनाया ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में कोई उलझन नहीं थी, बल्कि वही पुराना प्यार, वही शरारत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या याद है? यही कि तुम्हारी मां को मैं आज भी पसंद नहीं हूं। आरव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम्हें सब कुछ याद आ गया? उसने पूछा। अनाया ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब याद आ गया? मैं कुछ भूली ही कब थी। और फिर उसने आरव को कसकर गले लगा लिया। शायद सालों पुराने उस अपमान के ताजे जख्म ने ही उसकी यादों के बंद दरवाजे पर आखिरी दस्तक दी थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी से घुमाने लगा। पीहू दौड़कर आई और उन दोनों से लिपट गई। उनका परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। आसमान में सूरज चमक रहा था और उनकी जिंदगी में एक नई खूबसूरत सुबह हो चुकी थी, जहां अब कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ प्यार की रोशनी थी। तो ये थी आरव और अनाया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, और उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी गहरे से गहरे अंधेरे को चीर सकती है। युवराज को उसके कर्मों की सजा मिली और आरव का परिवार सालों के दर्द और इंतजार के बाद आखिरकार पूरा हो गया। ये कहानी इस बात का सबूत है कि भले ही यादें धुंधली पड़ी एच जाएं, लेकिन दिल का रिश्ता कभी नहीं मिटता। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे भावुक पल कौन सा लगा। आपके अनुसार क्या किसी को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश कभी सफल हो सकती है?